हेलो दोस्तों, स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। तो कल तक हमने न्यूक्लिक अम्ल को स्टार्ट कर दिया था। आज हम न्यूक्लिक अम्ल के आगे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट हम आपको बता दें, आज की क्लास लंबी होने वाली है, इसलिए आप अपने स्पीड 2.0 कर लीजिएगा, 2.0, जिससे आपका टाइम बच सके। चलिए शुरू करते हैं। डीएनए। तो डीएनए हमारा किसका बहुलक है? तो हम कह सकते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या शामिल होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में हमारी शर्करा होती है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और फास्फेट होते हैं। शर्करा यानी शुगर, नाइट्रोजन क्षारक नाइट्रोजन और फास्फेट पी। तो डीएनए में हमारी कौन सी शर्करा होती है? डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। नाइट्रोजन क्षारक N2 बेस। N2 बेस कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। चलिए नीचे एक क्वेश्चन दिया है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए एसपीएन, ऑप्शन बी एसपी, ऑप्शन सी पीएन, ऑप्शन डी एसएन। दोस्तों हमने अभी ऊपर बताया कि शर्करा को एस से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन क्षारक एन और फास्फेट पी। तो यस हमारा क्या दिखा रहा है? शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन। यहाँ शर्करा, फास्फेट, यहाँ पे फास्फेट, नाइट्रोजन और ये शर्करा, नाइट्रोजन। दोस्तों हमसे पूछा गया है न्यूक्लियोसाइड में, और शर्करा, नाइट्रोजन, फास्फेट एक किस में पाए जाते हैं? तीनों ये पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड, और हमसे पूछा क्या गया है? न्यूक्लियोसाइड। नीचे देखते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट हमारा एक कोड वर्ड है। सॉफ्ट डीएनए होता है, ये याद करने का तरीका है। सॉफ्ट स से न्यूक्लियोसाइड, फ से फास्फेट और ट न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या समाहित होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में समाहित होता है न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड हमारा क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब इसमें फास्फेट नहीं होता है। और हमसे पूछा गया था कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल होता है। तो न्यूक्लियोसाइड हमारा क्या होता है? फास्फेट रहित होता है, मतलब जिसमें फास्फेट ना होता। ऑप्शन ए में फास्फेट होगा तो नहीं है, इसमें भी फास्फेट है तो नहीं होगा, ऑप्शन सी में भी फास्फेट है तो नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यह शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक है और न्यूक्लियोसाइड हमारा फास्फेट रहित होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक N2 बेस हमारे कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। इनको हम 2 भागों में देख सकते हैं। पहला है प्यूरिन और दूसरा है पीरिडिमीन। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आ सकते हैं। प्यूरी को प्यारी और पिरीमिडीन को कह सकते हैं परी। तो इसका ट्रिक है कि प्यारी ने कहा ये जी, परी की टीसी ले आना। प्यारी ने क्या कहा? प्यारी ने कहा ये जी, परी की टीसी लाना। प्यारी ने कहा ये जी, परी की टीसी लाना। तो प्यारी से हम याद रख सकते हैं प्यूरिन, और एजी एडेनिन, ग्वानिन, परी से पिरिमिडीन और टीसी से टी थायमिन और सी से साइटोसिन। इसमें हम एक और बात ध्यान देंगे कि ए के सामने और टी, ए और टी में कौन सा बॉन्ड होता है? तो ए और टी में हमारा डबल बॉन्ड होता है। और जी और सी, जी यानी ग्वानिन और सी साइटोसिन में कौन सा बॉन्ड होता है?
तो इनमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट नोट देखते हैं हेलिक्स मॉडल का। ये डीएनए की संरचना ने बनाई हुई है जो द्विकुंडलित यानी हेलिक्स मॉडल को दिखा रहा है। इसके अंदर क्या क्या है, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ये किससे क्रिया करता है एडेनिन, तो ये डबल बॉन्ड लेकर, थायमिन से जी गुआनिन, सी से ट्रिपल बॉन्ड लेकर, और सी साइटोसिन, जी से ट्रिपल बॉन्ड लेकर, और थायमिन ए से डबल बॉन्ड लेकर एडेनिन। हेलिक्स मॉडल हमारा जो है इसे वाटसन और क्रिक एंड विल्किंसन ने मिलकर दिया। हम लोग नॉर्मली वाटसन और क्रिक को ही जानते हैं, लेकिन विल्किंसन भी हैं जो नोबेल पुरस्कार 1962 में इनको हेलिक्स मॉडल के रूप में मिला था। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, वाटसन और क्रिक और विल्किंस, हेलिक्स मॉडल देने वाले ये तीन लोग। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तो डीएनए में स्टूडेंट, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, हमने अभी ऊपर बताया। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में N2 बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। वहीं आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है और यही एक अंतर पाया जाता है। तो एडेनिन यूरेसिल से डबल बॉन्ड बनाता है, गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कल हमने इसे देखा था, फिर से देखते हैं। ये हमारा रसगुल्ला है, रसगुल्ला मानव बॉडी है। मानव बॉडी की एक हमने कोशिका ली है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, इस केंद्रक को हमने बाहर निकाला और एक केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र में एक डीएनए है, डीएनए से हमने एक खंड अलग कर लिया है और इस खंड को हम क्या कहते हैं, इस खंड को हम जीन कहते हैं। जीन में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जीन में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। यह विशेष प्रकार का प्रोटीन ही हमारे शरीर में विशेष प्रकार का लक्षण प्रदान करता है। तो चलिए अब देखते हैं जीन के बारे में, जीन क्या होता है। तो हमने अभी बताया दोस्तों कि जीन क्या है, तो जीन हमारे डीएनए का एक खंड है या एक भाग है। जीन क्या करता है, तो जीन हमारे शरीर में एक विशेष लक्षण को निर्धारित करता है। जीन जो गुणसूत्र से प्राप्त होता है, गुणसूत्र के माध्यम में गुणसूत्र से डीएनए और डीएनए का एक भाग जीन। तो वंशागति का वाहक कौन होता है, वंशगति का वाहक तो होता है गुणसूत्र, और वंशगति का निर्धारक मतलब लक्षण कौन निर्धारित करता है, तो लक्षण निर्धारित करता है जीन। नेक्स्ट, तो दोस्तों यूपीएससी ने एक बार इन 3 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा था, डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन से रिलेटेड। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। तो चलिए हम इनको समझते हैं। डीएनए, ये जो हमारा एमआरएनए होता है, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, ये डीएनए के पास जाता है और डीएनए से पूछता है, डीएनए आपके पास क्या है। तो डीएनए बोलता है कि हमारे पास N2 बेस 3 हैं, हेट्रोजेनिक थायक 3 है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तुम इसे ले जाओ। तो एमआरएनए क्या करता है, इसके अनुसार दिए गए इस स्क्रिप्ट को पढ़ता है, ये पूरा अपना डीएनए स्क्रिप्ट समझ देता है कि हमारे पास ये है। एमआरएनए क्या करता है, इसकी स्क्रिप्ट को पढ़ता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पास नाइट्रोजन बेस के एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन है, ये इसे पढ़कर अपने पास लाता है। तो यह प्रक्रिया स्क्रिप्ट को पढ़ने वाला जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और डीएनए से एमआरएनए तक इसको लाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जब यह सूचना, डीएनए की पूरी सूचना मैसेंजर
मैसेंजर आरएनए mRNA अपने पास लेकर चला आता है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, तब आरएनए के पास जीन आकर बोलता है क्या लाए तो हमारे लिए। तो बोलता है मैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन लाया। तो जीन क्या करता है, वह एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन को यह क्रिया करा लेता है। एडेनिन को यूरेसिल से डबल बॉन्ड लेकर, ग्वानिन को साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड लेकर और साइटोसिन को ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड लेकर। उसके बाद यह इसको प्रोटीन बना लेता है और प्रोटीन बनाकर भेज देता है, प्रोटीन बना लेता है। और प्रोटीन बनाने की यह प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। और प्रोटीन से हम जो विभिन्न प्रकार के लक्षण मिलते हैं जो जीन ही निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका विस्तृत रूप। डीएनए से आनुवांशिक सूचना mRNA द्वारा प्राप्त। मतलब डीएनए से जो हमने सूचना mRNA ने ली, डीएनए से जो सूचना mRNA ली उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हिंदी में इसे अनुलेखन कहा जाता है। और दूसरा mRNA को प्राप्त सूचना, मतलब जो डीएनए से सूचना प्राप्त हुई है वही सूचना mRNA को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो mRNA को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना जीन द्वारा ट्रांसलेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम जीन। कृत्रिम जीन से आशय कि पहली बार जीन जो प्रयोगशाला में बनाया गया उसे ही हम कृत्रिम जीन कहते हैं। और कृत्रिम जीन का सबसे पहले संश्लेषण किसने किया, तो थे हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन बनाने के लिए 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं स्टूडेंट कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। पहला असूत्री, दूसरा समसूत्री और तीसरा अर्धसूत्री। चलिए देखते हैं तीनों। असूत्री हमारा जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल में होता है। वहीं समसूत्री कायिक कोशिका में होती है। अर्धसूत्री जनन कोशिका में होती है। दोस्तों अब देखेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर। दोस्तों समसूत्री में कायिक कोशिका होती है और अर्धसूत्री में जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका से अभिप्राय अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु में अर्धसूत्री पाई जाती है और कायिक कोशिका में समसूत्री होता है। कायिक कोशिका हमारे पूरे शरीर में होती है। जनक कोशिका से संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। मतलब जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। समसूत्री में सम से याद रखेंगे समान। अर्धसूत्री में संतति कोशिका यानी डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या आधी रखती है। अर्ध से याद रखेंगे आधा। तो अर्धसूत्री में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, आधा। और समसूत्री में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं ये हमने जनक कोशिका लिया है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46 और एक हमने असूत्री की तरफ भी जनक कोशिका लिया है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46। सेल डिवीजन में गुणसूत्र की संख्या स्टूडेंट डबल हो जाती है। मतलब जब हमारा सेल डिवीजन होता है उस समय उपस्थित जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या डबल हो जाती है। तो 46 × 2 92 और यहाँ पर भी 92 समसूत्री में। तो स्टूडेंट जो यहाँ जनक कोशिका होती है उसमें एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका बनती है। मतलब एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल की कोशिका बनती है। इसका मतलब 92 क्रोमोसोम में से 2 संतति कोशिका बनानी है तो इसका हाफ करना पड़ेगा
तो 92 डिवाइड बाई 2 यानी 46। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो जनक कोशिका की क्रोमोसोम थी 46, वही क्रोमोसोम हमें विभाजन के बाद भी मिल रही है। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन आपको दिख रहा है, यानी समान गुणसूत्र। अब यहाँ देखते हैं अर्धसूत्री में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका बनती है, मतलब एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर कोशिका का निर्माण होता है। हमने 46 जो गुणसूत्र थे उसका कोशिका विभाजन के लिए गुणसूत्र को डबल किया था, जो 92 हुआ था। अब इस 92 को 4 बराबर भागों में बांटना है, इसलिए 92 डिवाइड बाई 4 ये हमारा हो जाएगा 23, 23, 23 एंड 26। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे गुणसूत्र पहले थे 46, अब वो प्रत्येक डॉटर सेल में कितने हो गए हैं, उसका आधा यानी 23 हो चुका है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अर्धसूत्री में जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो अर्धसूत्री में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब हम पोषक तत्व। तो स्टूडेंट आपको क्लास कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइए। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर कमेंट किया कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं पोषक तत्व। अब यहाँ पर हमारा सेल चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब नए अध्याय पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की चर्चा करते हैं। न्यूट्रिएंट्स में पोषण में हम स्वपोषी और विषमपोषी को देख चुके हैं। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरा है विषमपोषी, वे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते अर्थात दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे शाकाहारी खरगोश यह घास पर निर्भर रहता है, मांसाहारी शेर यह मांस पर निर्भर है, सर्वाहारी मनुष्य यह साग सब्जी मांस सब पर निर्भर है। अपमार्जक सियार या चील यह मरे हुए कीड़े मकोड़े या जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट परजीवी ये होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे जू और सहजीवी लाइकेन, ये विषमपोषी के एग्जाम्पल थे। नोट यहाँ देखेंगे अपमार्जक के लिए। अपमार्जक को सफाई कर्मी भी कहते हैं। सफाई कर्मी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मृत पदार्थों पर निर्भर रहता है और मृत पदार्थों को खाकर सफाई करता है। अब देखते हैं भोजन मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन एंड तीसरा विटामिन और खनिज। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है, प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए होता है, विटामिन विरोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। पोषक तत्व हम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा जल, चौथा वसा, 5वां विटामिन एंड लास्ट खनिज लवण। अब इनको एक एक करके पूरा देखेंगे। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है। स्टूडेंट हम कहीं से आते हैं थके हुए, तो हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए आजकल गर्मियों में ग्लूकोन-डी का सेवन करते हैं, जो हमें क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट यह एक शर्करा होता है, यानी शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी ड्रिंक भी कहते हैं। एनर्जी ड्रिंक में आप ग्लूकोन-डी या फिर नींबू रस आजकल कई मार्केट में आ चुके हैं, जैसे अभी याद नहीं आ रहा है, रेड बुल करके आते हैं etc। नेक्स्ट हमारे शरीर की 50 से 75% एनर्जी केवल शर्करा से प्राप्त होती है। जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा इन सभी में शर्करा की मात्रा
होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट में स्टूडेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इसको हम ऐसे देख लेंगे C6H12O6 ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। इसमें देख रहे हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, एंड सेकेंड डाइसेकेराइड, एंड थर्ड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? तो मोनो मतलब एक शर्करा, मोनो का अर्थ होता है एक, इसलिए यहाँ पर एक शर्करा होती है। डाई मतलब 2 और सेकेराइड में शर्करा, तो यहाँ 2 शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होता है शर्करा, डाई से 2 तो 2 शर्करा। पॉली मतलब बहुत या ज़्यादा, तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में शर्करा पाई जाती है। देखते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। फ्र से फ्रूट याद रखेंगे, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर। गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज पाए जाते हैं। सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मेल को हम सुक्रोज कहते हैं। इसको हम याद रख सकते हैं ट्रिक से कि मान लीजिए कोई मित्र है आपका और उसको अपनी गर्लफ्रेंड पर शक हो, तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई मित्र है तो उसकी गर्लफ्रेंड को शक है, तो लिख रहे हैं कि गर्लफ्रेंड, मान लीजिए सतीश गर्लफ्रेंड पर अपने शक करता है, सतीश अपने गर्लफ्रेंड पर शक करता है। इसको याद रखेंगे, जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज और शक से सुक्रोज। तो इसको याद रखें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। नेक्स्ट देखते हैं माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब यह 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर एक माल्टोज बनाता है जो डाइसेकेराइड होता है। इसको याद रखेंगे कि कोई लड़की है वह ग्रेप्स लेने गई है मॉल में, इसको कह देंगे कि कोई गर्ल ग्रेप्स लेने मॉल में गई। तो गर्ल से ग्लूकोज और गर्ल से अगेन ग्लूकोज और मॉल से माल्टोज। नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। ये ऑलरेडी इसमें लैक्ट शब्द इन्वॉल्व है, लैक्ट और लैक्ट याद रखेंगे। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे स्टूडेंट, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में कि ग्लूकोज हर किसी में प्रेजेंट है। आपको एक अन्य फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बस ध्यान रखना है, जिसकी हमने ट्रिक बता दी है। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन ये सब पॉलीसेकेराइड हैं। स्टार्च क्या होता है? तो पौधों में खाद्य संचय को होता है जो स्टार्च कहलाता है। ग्लाइकोजन जंतुओं में जो खाद्य संचय होता है वो ग्लाइकोजन कहलाता है। सेलुलोज क्या होता है? पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। कवक में जो सेल वाल होता है वह काइटिन का बना होता है। ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट नोट देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज है शहद, ये सबसे मीठी शर्करा है। टेबल शुगर को हम सुक्रोज भी कहते हैं। टेबल शुगर यानी जो घर में प्रयोग होने वाली चीनी होती है उसे हम सुक्रोज भी कहते हैं। नॉर्मली टेबल शुगर को हम केन शुगर भी कहते हैं। केन का अर्थ होता है गन्ना, मतलब जो गन्ने से शुगर बनती है वो होता है केन शुगर। मिल्क शुगर लैक्टोज होता है। लैक्ट से आप याद रखेंगे, लैक्ट मीन्स दूध, तो मिल्क शुगर लैक्टोज होता है। सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुछ कार्बोहाइड्रेट कड़वे भी होते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सेल हमारा चूंकि ख़त्म हो चुका है तो सेल के 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप थोड़ा एक चीज़ हम आपको बता दें। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बताया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया जालीनुमा होती है, इसमें लिक्विड पाया जाता है, जिसे जो लिक्विड द्रव्य होता है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और जो ऊपरी दोहरी झिल्ली होती है, इस दोहरी झिल्ली को यदि हम हटा दें, हटा देने पर क्या बनता है, ये नॉर्मल अंदर आंतरिक झिल्ली बच जाती है और द्रव्य बच जाता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो माइकोप्लास्ट कहते हैं। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणुओं में मौजूद होता है, नहीं, यह दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीव कुछ काम पाया जाता नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया किसी झिल्ली से बंधा नहीं होता है, क्यों नहीं, इसमें 2 झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है, हम बताए। अब बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइकोप्लास्ट कहा जाता है, ये हमने अभी बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी बाहरी झिल्ली को यदि हम हटा दें तो ये जो सिंगल एरिया बचेगा इसको हम माइकोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है। इसके ऑप्शन हमने नहीं रखे हैं, ऐसे ही देख लीजिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, इसको हमने पहले ही बताया था। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है। दूसरा, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो प्लास्टिक कहते हैं, हरित लवण। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। इसको एटम बम भी कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो इसे न्यूक्लियस को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसे अभी हमने बताया है। काइटिन एक प्रकार की डैश है, मतलब काइटिन क्या है। काइटिन एक मोनोसेक्राइड है, काइटिन डाइसेक्राइड है, काइटिन ट्राइसेक्राइड है, या काइटिन पॉलीसेक्राइड। दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।